अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी में थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि विपक्षी एकता के लालच में कांग्रेस वो सब करने को तैयार हो जाएगी जो वो चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर केजरीवाल को गच्चा दे दिया और इस बात से तिलमिलाए केजरीवाल चुपचाप पटना से खिसक गए। चोट इतनी गहरी लगी कि पटना से लौटने के बाद अब तक उन्होंने कोई ट्वीट तक नहीं किया। इस बीच सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक लिखित बयान आया जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी तब तक किसी बैठक में शामिल नहीं होगी जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड साफ नहीं करती। अब कांग्रेस नेता का अजय माकन ने दिल्ली से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और उनके दल के बीच जारी तनाव के बीच हमला आया और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिला हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर यह निशाना उस वक्त साधा जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के विषय पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती तब तक वो कांग्रेस की मौजूदगी वाली विपक्षी किसी बैठक में शामिल नहीं होगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माकन ने दावा किया कि केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर पा रहे हैं। माकन ने 5 अगस्त 2019 को केजरीवाल द्वारा किया गया वो ट्वीट भी साझा किया जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के कदम का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 5 अगस्त 2019 को अरविंद केजरीवाल जी के इस संलग्न बयान को देखें, उसी दिन केजरीवाल जी के बयान पर मेरा जवाब भी देखें। कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अब भी क्या कोई शक है क्या? अजय माकन का कहना है कि आम आदमी पार्टी जिसका 542 में से केवल 1 लोकसभा का सदस्य है वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहती थी और केजरीवाल जी उसके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे थे। क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है? उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। देश की जनता सब जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो काटनी पड़ेगी। यही तो विधि का विधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार की मोदी भगाओ बैठक से अरविंद केजरीवाल ही भाग गए। वो वक्त भी जल्द ही आएगा जब ममता बनर्जी भी इस खेल से अलग हो जाएं, क्योंकि अब विपक्षी एकता की कमान कांग्रेस के हाथों में आ गई है और वही शिमला में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगी। तो जाहिर है कि कांग्रेस इस बैठक के लिए अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं देगी। वैसे भी आम आदमी पार्टी पहले से ही ये साफ कर चुकी है कि वो उस बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस मौजूद हो। पटना में केजरीवाल ने बैठक का तो नहीं लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। आम आदमी पार्टी के इस रुख के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। उन्होंने मौके का लाभ उठाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि मैंने कल ही ये कह दिया था कि आप नेता ये काम करेंगे। हम केजरीवाल की नस नस से वाकिफ हैं। वो चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट माना जाए। ऑर्डिनेंस तो एक बहाना है, उनका असल मकसद कुछ और है। इसके अलावा हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी की ओर से जारी पटना स्टेटमेंट की कॉपी भी ट्विटर पर साझा की। हरीश खुराना ने जो आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट कॉपी की पब्लिक डोमेन में साझा किया उसमें लिखा है, काले अध्यादेश का उद्देश्य न केवल दिल्ली के निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है बल्कि ये भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। यदि चुनौती न दी गई तो ये खतरनाक प्रवृत्ति अन्य सभी राज्यों में फैल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जा सकती है। इस काले अध्यादेश को गिराना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा कि विपक्षी खेमे में कई प्रधानमंत्रियों के पद के दावेदार हैं। कुछ की इच्छा अंदर से है तो कुछ की इच्छा बाहर से। सभी दलों के नेता अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना बैठक से 2 बातें साफ हैं। एक ये कि पटना बैठक स्वार्थी राजनीतिक दलों और नेताओं का जमावड़ा है। दूसरी ये कि विरोधी दलों के नेता पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध कर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें से 12 का जन प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी 11 दलों जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, उन्होंने केजरीवाल को समर्थन देने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख अध्यादेश पर सार्वजनिक नहीं किया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मामले पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए। उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। इस बात से कांग्रेस को बेचैनी हुई, लेकिन कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया कि कांग्रेस बगलें झांकने लगी। वैसे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई बार पार्टी लाइन से हटकर राय दी, लेकिन इस बार उन्होंने अमेरिका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा वीडियो शेयर किया। ये वीडियो अमेरिकी संसद के अंदर का है,
जहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे अपनी स्पीच दी। इस दौरान ये संसद सदस्य और भारतीय समुदाय के यहाँ पर लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी जब अपने संबोधन के लिए संसद पहुंचे तो वहां लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इस दौरान संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। ये सिलसिला करीब 2 से 3 मिनट तक चलता रहा। पीएम मोदी के इस वीडियो पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर किया और अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे वाले वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या अब वो बीजेपी में जाने की फिराक में हैं? इसके पहले जब कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने को सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा बताया, तब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुलकर इसका विरोध किया था। गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोध मानसिकता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह धर्म विरोधी बयान नहीं देने चाहिए, जिसके नुकसान की भरपाई करने में सदियां ही गुजर जाएं। वहीं जयराम रमेश के इस बयान की कई बार अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस वक्त पटना में लिट्टी चोखा खाते हुए, शराब पीते हुए अखिलेश यादव नीतीश कुमार की मोदी भगाओ बैठक में रणनीतियां बना रहे थे, उसी वक्त यूपी में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की बची खुची सियासी दुकान पर ताला लगा रहे थे। योगी न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि कांग्रेस और बीएसपी की दुकानों को भी बंद कर रहे हैं और बीजेपी ने यूपी सहकारिता चुनावों में सारी की सारी सीटें जीत लीं और पूरा विपक्ष सहकारिता चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल की संगठनात्मक क्षमता और सीएम योगी के सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति के आगे ढेर हो गया। बीजेपी ने सहकारी बैंक चुनावों में क्लीन स्वीप किया। जिला सहकारी बैंक के सभापति और उपसभापति के चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की। ये सब उस वक्त हुआ जब विपक्षी दल पटना में 2024 में बीजेपी को हराने के लिए आपसी मंत्रणा कर रहे थे। तभी यूपी में हुए सहकारी बैंकों के चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश जिला सहकारी बैंक के सभापति पद की सभी 39 सीटें बीजेपी के खाते में आ गईं। बड़ी बात ये कि सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के उपसभापति पद की 33 में से 32 सीटें भी बीजेपी की झोली में आ गईं। यहाँ भी विपक्ष शून्य पर सिमट रहा है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर यूपी भाजपा के चुनावी प्रबंधन के भी इंचार्ज रहे। जेपीएस राठौर चुनावी प्रबंधन में महारथी माने जाते हैं। यही वजह है कि सहकारिता विभाग के मंत्री होने के अलावा उनके पास चुनावी प्रबंधन का बड़ा अनुभव है। जेपीएस राठौर के चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की है। जेपीएस राठौर के इस अनुभव का फायदा बीजेपी को सहकारिता चुनाव में भी हुआ और बीजेपी ने सहकारिता चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर के पास उत्तर प्रदेश में सहकारिता चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी थी। ब्रिज बहादुर के पास आरएसएस और बीजेपी संगठन में कई अहम पदों पर काम करने का बड़ा अनुभव है। भूपेंद्र चौधरी ने सहकारिता चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी ब्रिज बहादुर को संगठनात्मक रूप से सौंपी थी और इसके बाद ब्रिज बहादुर ने बीजेपी राज्य मुख्यालय में संगठन के अनुभवी पदाधिकारियों का एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें विनय पांडे, मनीष साहनी समेत पदाधिकारियों ने घंटों तक काम किया। यूपी में बीजेपी का परचम सहकारिता चुनावों में लहराने का काम जारी है। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश जिला सहकारी बैंक के सभापति एवं उपसभापति पद हेतु वर्ष 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। ये विराट विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकासपरक एवं सर्वसमावेशी नीतियों के प्रति जनविश्वास का प्रमाण है। सभी नवनिर्वाचित सभापति उपसभापति गण को उज्जवल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार की पार्टी का एक और सिपह सालार जिस पर ईडी का शिकंजा कसा। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल के बैंक सहित 14 जगहों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की। मामला 1000 करोड़ के घोटाले का है। ईडी ने संदिग्ध लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की तलाशी ली। छापेमारी में सांगली में जयंत पाटिल से जुड़े राजा राम बापू सहकारी बैंक लिमिटेड यानी RSBL का कार्यालय भी शामिल है।
ईडी ने जिस मामले में छापेमारी की वह लगभग 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का 1 दशक पुराना मामला है। जिस परिसरों की तलाशी ली गई उनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है, जिस पर ईडी को संदेह है कि उसने कई कंपनीज को कमीशन के बदले फर्जी व्यापारिक लेन देन के माध्यम से वैध धन को अवैध धन में बदलने और इसके विपरीत में मदद करने की मदद की थी। सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध कंपनीज में शहर के कई बड़े समूह भी शामिल हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि सीए ने कंपनी को उनके अवैध धन को नकदी में बदलने में मदद की और इस रकम को रिश्वत देने या अस्पष्ट खर्चों के लिए किया गया। ईडी का मामला ये है कि जाली केवाईसी दस्तावेजों के साथ आरएसबीएल में कई खाते खोले गए और फर्जी कारणों से इन खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई। फिर खातों से नकदी में पैसा निकाला गया, जिसकी रिपोर्ट बैंक अधिकारियों को करने में विफल रहा। आरोप यह है कि सीए की कई फर्जी कंपनीज थीं और उन्होंने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर बैंक में कई अन्य लोगों के साथ उनके नाम पर खाते खोले। ईडी को शक है कि बैंक ने जानबूझकर जानकारी छिपाई। पाटिल ने ईडी की शिकायत पर कोई सफाई नहीं दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 का है। आरोप है कि सीए ने कथित तौर पर अपनी शेल फर्म्स के नाम पर फर्जी बिल और चालान प्रदान करके कंपनीज को कच्चा माल बेचा था। कंपनीज कथित तौर पर आरटीजीएस के माध्यम से आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में धन हस्तांतरित करती थीं और इसके बाद सीए अपना कमीशन काटकर कंपनीज को पैसा नकद में लौटाया करता था। ईडी के एक सूत्र ने बताया कि कुछ मामलों में 30 करोड़ रुपए से अधिक निकाले गए, जो बेहद संदिग्ध था और दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया था। ईडी ने इन संदिग्ध लेन देनों को बैंक प्रबंधन की संलिप्तता के चलते संदेह जताया, इसलिए एजेंसी ने बैंक परिसर की भी तलाशी लेने का फैसला किया। ईडी मामले में जुड़े करीबी लोगों ने कहा 2011 में बैंक को पुलिस मामलों में आरोपी के मूल रूप से जुड़े आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन अपनी जांच के दौरान ईडी को ऐसे सबूत मिले जो शेल कंपनीज खाता खोलने और संदिग्ध लेन देन को सक्षम करने में बैंक की भूमिका का संकेत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पटना में जिस वक्त ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे थे, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने थे। टीएमसी की प्रायोजित हिंसा के शिकार अपने कार्यकर्ताओं को भूलकर राहुल गांधी और येचुरी साथ चलने की मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ये सब देखना सत्ता के लालची नेताओं को तो अच्छा लग रहा होगा, पर उन कार्यकर्ताओं का क्या जो अपनी कुर्बानी पार्टी के लिए दे रहे हैं। विपक्षी दलों की इसी सत्ता लोलुपता को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी पर निशाना साधा। सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी कम्युनिस्ट और कांग्रेस को एक बताया। अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी में टी का मतलब तृणमूल, एम का मतलब मार्क्सवादी और सी का मतलब कांग्रेस है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई थीं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल में 35 साल में सत्ता में रही सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी पहुंचे थे। ममता बनर्जी इन नेताओं के साथ एक फ्रेम में भी नजर आई थीं। खास बात ये कि पश्चिम बंगाल में ये पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं और हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ हिंसा तक का आरोप लगाया। पटना में बैठक में इन नेताओं के एक साथ आने पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम मिलकर तृणमूल की बी टीम बन जाती है। दिल्ली में तृणमूल और सीपीएम साथ आ जाते हैं और कांग्रेस की बी टीम बन जाती है। केरल में कांग्रेस बनाम सीपीएम हो जाता है। अधिकारी ने आगे कहा कि वास्तव में ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो क्या ये पार्टियां पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ दोस्ताना मैच खेल रही हैं? इसके साथ ही सुवेंदु अधिकारी ने पटना की बैठक की 2 तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें एक में ममता बनर्जी और राहुल गांधी बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी एक फ्रेम में दिखाई दिए हैं। बीजेपी नेता ने लिखा कि बेचारा कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ता जमीन पर अपना खून पसीना बहा रहे हैं, वहीं उनके टॉप लीडर पटना में सेटिंग कर रहे हैं। कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है, उनका राज्य का नेतृत्व या फिर आला कमान? उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह से ये सिद्ध होता है कि बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस के दांतों और नाखूनों से लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल अपनी हरकतों से सियासी तौर पर अछूत बन जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से तो केजरीवाल की पहले ही ठनी है, लेकिन अब नीतीश कुमार और लालू यादव से भी ठन गई है। मतलब
कि बिहार के महागठबंधन ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से खारिज कर दिया। संकेत साफ हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल नहीं किया जाएगा। पटना से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे केजरीवाल ने बैठक के दौरान भी एकता की बातों को भटकाने की कोशिश की और अपने हिस्से से जमकर रायता फैलाया। अब आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने केजरीवाल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नोटिस किसी ने नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या रहा? उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल भी उसी तरह से तानाशाही चला रहे हैं कि हमें जो कहना है उसे पहले कीजिए। नरेंद्र मोदी वाला वही अंदाज था उनका, इसलिए सब लोगों ने उनका नोटिस नहीं लिया। इस बैठक में विपक्षी दलों की ओर से कोई साझा कार्यक्रम और आगामी चुनावों में चेहरा न पेश किए जाने पर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साझा उम्मीदवार पेश न किए जाने पर नीतीश कुमार के मंत्री तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमान खान ने कहा, पहली बार विपक्षी दलों की इतनी बड़ी महाबैठक हुई है। नीतीश के कहने पर सब आए। अभी ये तय हुआ है कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। नीतीश को यूपीए संयोजक बनाने पर कहा कि उनकी बड़ी भूमिका विपक्ष की ओर से जारी रहेगी। वहीं विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाजपा विरोधी कुल 14 दलों ने हिस्सा लिया। 543 सदस्यीय लोकसभा में इन दलों की संयुक्त ताकत 200 से भी कम है, लेकिन उनके नेताओं को उम्मीद है कि वे मिलकर भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में 100 सीटों से कम पर समेट देंगे। फिलहाल लोकसभा में भाजपा की सीटों की संख्या 300 से अधिक है। भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने पिछले संसदीय चुनाव में 50 से कुछ अधिक सीटें जीती थीं। 2014 में उसने केवल 44 सीटें जीती थीं, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में अगर अरविंद केजरीवाल ने रायता नहीं फैलाया होता और ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा होता कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो 2024 में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो लालू यादव और नीतीश कुमार उसी बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित करवा देते। लेकिन पीएम पद की चाह रखने वाली ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही पटना पहुंचकर अपनी फील्डिंग सजा दी थी। लालू यादव के पैर छूकर ममता ने आशीर्वाद ऐसे ही नहीं लिया था। अरविंद केजरीवाल ने भावी पीएम के पोस्टर्स ऐसे ही नहीं लगवाए थे, लेकिन लालू यादव ने न तो ममता बनर्जी के चरण छूने वाली सियासत से इंप्रेस होकर कुछ किया और न ही केजरीवाल की नौटंकी से। इसलिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बारी आई तब लालू यादव और नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की जिस तरह से लल्लो चप्पो की, उससे साफ है कि उनका इरादा क्या है। नीतीश कुमार राहुल गांधी को दाढ़ी छोटी करवाने की सलाह देने लगे तो लालू यादव क्लीन शेव होने की और राहुल गांधी की शादी की चर्चा करके उन्होंने अपने दिल की बात कह डाली। सियासत में शादी का मतलब कुर्सी से होता है। ममता बनर्जी भी इतना समझती हैं, लेकिन जब तक पर्देदारी है और उनकी उम्मीदें कायम हैं, साथ दिखेंगी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा हुआ कि उनका पत्ता कटने वाला है, वे तुरंत पाला बदलकर अपनी तोप का मुहाना दूसरी तरफ खोल देंगी। जब माइक लालू के सामने आया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर शुरुआत में ही हंसी आ गई, लेकिन बाद में लगा कि कोई बड़ा मैसेज देने का काम हुआ है। विपक्षी एकता वाली बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर मीडिया से बात करते हुए बोला कि दाढ़ी मत बढ़ाइए, शादी कीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हम सब आपकी शादी में बाराती बनकर चलेंगे। उन्होंने इस बीच सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी हमेशा कहती थीं कि हमारी बात नहीं मानता, आप ही लोग इसकी शादी करवाइए, इसलिए अब आप हमारी बात मानिए और शादी कर लीजिए। मीडिया में तो इस बयान को जैसे बोला गया उसी तरह से चला दिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दो शब्दों ने जोर पकड़ा, एक रहा दूल्हा और दूसरा बाराती। अब आम बोलचाल में तो इन दोनों ही शब्दों का वही मतलब है जो सामान्य व्यक्ति सोचेगा, लेकिन इसकी राजनीतिक परिभाषा कुछ अलग ही रह सकती है। ऐसा इसलिए कि दूल्हे से मतलब पीएम, बाराती से मतलब पूरा विपक्ष। अब अगर लालू के बयान को इस नजरिए से समझा जाए तो उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवारी सौंप दी जाए और पूरा विपक्ष उनके साथ चलने वाला है। यहाँ ये जानना जरूरी है, अभी तक इसे लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, सिर्फ इशारों में कुछ बातों का जिक्र किया गया।
जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वैसे भी सियासत में कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जाती। विपक्षी एकता वाली बैठक के बाद भी लालू का यूं अचानक से राहुल की शादी का जिक्र करना अजीब लगता है और इसी वजह से माना जा रहा है कि लालू ने राहुल गांधी की दावेदारी वाला संदेश देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के अध्यादेश रोग से पीड़ित अरविंद केजरीवाल जिस तरह की डग्गामार सियासत करते हैं, पटना की बैठक में भी वैसा ही खेल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार केजरीवाल की मदद करने को तैयार थे, वे सब अब केजरीवाल से नाराज हो गए हैं। तो मामला आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाला हो गया। केजरीवाल के सारे दांव ऐसे उल्टे पड़े कि अब तक उनके बोल नहीं फूटे हैं। नहीं तो कोई दूसरा मौका होता तो वे अब तक आकाश पाताल एक कर देते और उनके सारे भोंपू हाई वॉल्यूम में बज रहे होते। थक हार कर केजरीवाल को अपनी पार्टी से ये बयान दिलवाना पड़ा कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ संसद में वोटिंग का भरोसा नहीं देती, तब तक वह उसके साथ किसी तरह की गठबंधन या मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अपनी नाराजगी के इजहार के लिए पार्टी ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग का बहिष्कार किया। लेकिन लंबे समय से अरविंद केजरीवाल का भाषण सुनकर पक चुकी कांग्रेस अब हमलावर मोड में है। कांग्रेस ने सख्त तेवर दिखाते हुए केजरीवाल को टका सा जवाब दिया और कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए हमारी कनपटी पर बंदूक मत रखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल संसदीय मुद्दों पर तब चर्चा करते हैं जब सत्र चल रहा होता है। आम आदमी पार्टी के नेता भी संसद में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई बैठकों में शामिल होते हैं। खड़गे ने अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करने की केजरीवाल की जिद पर हैरानी जताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने रही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने भी केजरीवाल को अगस्त 2019 की याद दिलाई, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया था। यही सवाल AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया, लेकिन वे पटना में हुई विपक्ष की बैठक का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल हुए थे। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब मीटिंग का एजेंडा पहले से ही सबको पता था तो केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे को क्यों थोप रहे थे। इस बात से नीतीश कुमार भी नाराज हैं और लालू यादव भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।